वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ है, ये हमारा खास सेगमेंट। और इस खास सेगमेंट में आज काफ़ी सारी खास बातें होने वाली हैं। आज से जो आईपीओ खुला है उसकी मैनेजमेंट हमारे साथ होगी। हमारे साथ हर रोज़ की तरह शौर्य मौजूद होंगे डिटेल बताने के लिए, और क्या कुछ सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कह रहे हैं ये सब बताने के लिए। इसके अलावा हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी भी जुड़ेंगे और उनसे हम समझेंगे कि इस आईपीओ में अभी सब्सक्राइब करना भी चाहिए या नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर शिवेन अरोड़ा साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के ब्लू जेट के। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर वीके सिंह जी, सीईओ हैं ब्लू जेट के। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं मनी9 की तरफ से कि आपका आईपीओ आज से खुल चुका है और काफ़ी सफल रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज की चर्चा शुरू करें उससे पहले ज़रा शौर्य से जान लेते हैं कि क्या कुछ कामकाज कंपनी करती है, कंपनी की आगे क्या कुछ योजनाएं हैं, अभी क्या कुछ आंकड़े कर रहे हैं। शौर्य, क्या कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से कहा जा रहा है, कुछ रिस्क है आईपीओ को लेकर के, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, अगर बात करें, कंपनी का नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर। ये आज 25 अक्टूबर को खुला है, 27 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड है 329 रुपीज़ से लेकर 346 रुपीज़ पर शेयर का। आईपीओ का साइज है 840 करोड़ रुपीस का, जिसमें तो पूरा ही ऑफर फॉर सेल है, यानी फ्रेश इक्विटी इशू नहीं हो रही है। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। आज पहले दिन 12:15 बजे तक के 23% भर चुका है और जीएमपी चल रहा है इसका 54 रुपीज़ प्रति शेयर का। अब ये हेल्थ केयर सेक्टर में है, लेकिन इसके 3 कारोबार हैं। पहला होता है इसका इंटरमीडिएट, जो फाइनल डिवाइसेस बनते हैं हेल्थ केयर में, जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, उसके लिए इनपुट प्रोवाइड कराती है, जो इसका मेजर सेगमेंट है, जिसमें 70% रेवेन्यू एक्वायर होते हैं। दूसरा सेंसिटिविटी स्वीटनर्स, वो ये एफएमसीजी कंपनी के लिए रॉ मटेरियल बनाते हैं, जो इनका 24% शेयर ऑक्यूपाई करता है रेवेन्यू में। और तीसरा है इनका एपीआई सेगमेंट से इनका रेवेन्यू आता है। ये एक ऐसे क्षेत्र में इनका डायरेक्ट कंपटीटर नजर नहीं आ रहा है और इसी वजह से इनको एक फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलता दिख रहा है। और इस कंपनी में रिलेशनशिप्स की और रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा इमेज होती है, जो बाकी नई कंपनियों के लिए बैरियर्स टू एंट्री का काम करती है, और इस वजह से कंपनी के लिए फायदे की चीज़ है। लेकिन अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो रिसेंट टाइम में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है इनके एबिटा मार्जिन्स में, वो थोड़ा कंसर्न नजर आ रहा है। चलिए, वो जो जितने कंसर्न हैं अब एक एक करके जो है मैनेजमेंट को लेके आ जाइए स्क्रीन पर, और एक एक करके तमाम सवालों के प्रश्न के उत्तर उनसे लेते हैं। सिंह साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरोड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरोड़ा साहब, आपसे पहले शुरुआत करते हैं सर। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपकी आय का एक बड़ा हिस्सा, बल्कि 2/3 हिस्सा जो है वो बाहर से आता है। तो वो किन किन देशों में, खासतौर से यूरोप से काफ़ी निर्भरता है आपकी, और इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बदल रही हैं तमाम जगहों पर हम देख रहे हैं कि जो जिन कंपनियों की डिपेंडेंसी बाहर की तरफ ज़्यादा है, उनमें हमने देखा शेयर बाज़ार में काफ़ी पिटाई हुई है। तो क्या कोशिश ये रहेगी कि घरेलू बाज़ार में भी अपना कारोबार बढ़ाया जाए आगे के ध्यान में रखते हुए? कोशिश तो रहेगी घरेलू बाजार में भी अपना प्रोपोर्शन बढ़ाने की। बट देखिए, अगर हम लोग पिछले 3-4 साल को ले लें, इसमें 2 ब्लैक स्पॉन इवेंट देखे हमने, जैसे कि एक कोविड और एक रशिया यूक्रेन वॉर। इसी दौरान हमने कुछ ग्रोथ दिखाई है बिजनेस में, इन्हीं सेगमेंट्स में, इन्हीं ज्योग्राफीज में। तो को लगता है कि हेल्थ केयर हमारा जिस सेगमेंट में है, हम लोग काफ़ी इंसुलेटेड है ये सब इवेंट्स से। थोड़ा इम्पैक्ट आया है, नो डाउट, बट इसका ये भी एक कारण है कि हमारे जो इंटरमीडिएट जो हम सप्लाई करते हैं, इनोवेटर्स को सप्लाई करते हैं जो यूरोप और यूएस में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, वहाँ पे मेजर एपीआई मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं। बट जो इंटरमीडिएट हम बनाते हैं, वो एपीआई बनाते हैं, वो वर्ल्ड वाइड सप्लाई करते हैं। तो ऑप्टिकली हमारी सेल्स यूरोप में कॉन्सेंट्रेटेड है, बट हमारा प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड सप्लाई हो रहा है। बिल्कुल। सॉरी का जी सर, आपका से मेजर बिजनेस जो है बाहर से आता है, लेकिन आपके जो प्लांट्स हैं वो मोस्टली इंडिया में ही, सारे मतलब इंडिया में ही कंसंट्रेटेड है। तो अब आगे देखें तो आपने ब्लैक स्वॉन इवेंट्स की बात करी, उसके बाद हम देख रहे हैं दुनिया भर में सप्लाई चेन रिशफल हो रही है, नियर शोरिंग की बात हो रही है। तो क्या ऐसे उसमें आपको कुछ प्लान है बाकी देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टेब्लिश करने का? नहीं, आई थिंक इंडिया जैसी कोई जगह है ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी सपोर्ट है गवर्नमेंट का। तो हमारा फोकस तो इंडिया फोकस ही रहेगा। बट क्या हमारे जो प्लांट डिज़ाइंस हैं, कभी कभार हम अपने कस्टमर जो यूरोप यूएस में है उनके साथ को इंजीनियर करते हैं। तो जिस लेवल की ऑटोमेशन उनकी ज्योग्राफीज़ में है, तो हम इंडिया में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे प्लांट्स थोड़े एडवांस रहते हैं। जी। सिंह साहब, अगला सवाल आपसे होगा। सीडीएमओ क्षेत्र में आपकी निर्भरता जो है हम देख रहे हैं रेवेन्यू मिक्स में कि वो 75% के आसपास है। आगे चल के क्या ये मिक्स थोड़ा चेंज करने की कोशिश होगी? अभी की क्या स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल अगर आप समझा सकें।
आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर, जरा अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर होस्टिंग अस, हैविंग अस ऑन द शो। देखिए, हमारी जो कंपनी है वो प्रिडोमिनेंटली एक सीडीएमओ ही है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। जी जी। और हम लोग ज़्यादातर इनोवेटर्स के लिए काम करते हैं। तो कंट्रास्ट मीडिया का जो सेगमेंट है वहाँ भी हमारा मॉडल सीडीएमओ का ही है, और हम इनोवेटर कंपनीज जो सेगमेंट को डोमिनेट कर रही हैं, 4 कंपनीज, उनके लिए काम करते हैं। जो हमारा पीआई सेगमेंट है, फार्मा इंटरमीडिएट सेगमेंट है, उसमें भी जिन कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं वो सब एमएनसी इनोवेटर कंपनीज हैं, जिनके पास अपने अपने पैटेंट्स हैं, और उनके जो पैटेंटेड दवाइयाँ हैं उनके लिए हम इंटरमीडिएट बना के सप्लाई करते हैं। हमारा जो हाई इंटेंसिटी स्वीटनर बिजनेस है वो हम एफएमसीजी को ज़रूर देते हैं, लेकिन वो भी बी बिजनेस ही है, और उनके केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सिमिलर हैं। तो बाय डिज़ाइन हम लोग एक सीडीएमओ हैं, तो ये सीडीएमओ का कंसंट्रेशन तो हमारा और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जी सिंह साहब, मेरा आपसे सवाल है, अगर आपके कस्टमर कंसंट्रेशन की बात करें तो टॉप 5 कस्टमर्स ही 70% रेवेन्यू के शेयर में आते हैं। अब जाहिर सी बात है आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन जो आपके जो कस्टमर्स हैं वो बहुत बड़े प्लेयर भी हैं, और आपने प्रोस्पेक्टस में बात भी करी थी इसकी कि इस वजह से हो सकता है आपके निगोशिएशन में कुछ दिक्कत आए, तो फिर आप उसे कैसे इंश्योर करते हैं कि आपको अच्छी डील मिले, वो भी इतने पावरफुल कस्टमर्स के सामने? देखिए, ऐसा है कि ये जो सेगमेंट है इसको अगर आप समझें, थोड़ा सा इसको देखें, तो ये करीब कुल $6 बिलियन का सेगमेंट है, जो कंट्रास्ट मीडिया वाला सेगमेंट है। और ये $6 बिलियन का करीब करीब 75 से 80% सिर्फ 4 कस्टमर से आता है। माने 4 बड़े प्लेयर्स एमएनसी कंपनीज हैं, जो इमेजिंग की कंपनीज हैं, उनसे ये टर्नओवर जनरेट हो रहा है फ्रंट एंड बिजनेस पे। और ये चारों ही हमारे कस्टमर्स हैं, और हमारे कस्टमर्स हैं बेसिक की स्टार्टिंग मटेरियल के लिए और एडवांस्ड इंटरमीडिएट के लिए। और इन कस्टमर्स के साथ जो है हमारा लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट है, और ये बहुत ही प्रोफेशनल वेल मैनेज मेडटेक की लीडरशिप कंपनीज हैं। तो हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई बड़ा मार्जिन प्रेशर आ रहा हो, क्योंकि इनके खुद के मार्जिन्स बड़े अच्छे हैं। ये जो सेगमेंट है इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर दोनों डिमांड और प्राइस इन इलास्टिसिटी है। इसीलिए कोविड आया, या जैसे शिवेन जी ने बोला यूक्रेन वॉर आया, बहुत ज़्यादा डिमांड वॉलेटिलिटी नहीं दिखती है, और प्राइस वॉलेटिलिटी भी नहीं दिखती है। तो वो ये कहना कि ये बहुत बड़े हैं और हमारा इनके सामने कोई नेगोशिएशन पावर नहीं होगी, ये ठीक नहीं है। इनफैक्ट हमें तो 18 महीने की विजिबिलिटी मिलती है, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी आप देख ही रहे हैं जो पब्लिश हो चुकी है। तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है। जी। अगला प्रश्न सर आपसे होगा अरोड़ा साहब, और सवाल ये है कि आप FY21 से 23 के बीच में काफ़ी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ और पैट में ग्रोथ आपने दिखाई है, लेकिन इसको सस्टेन, ये कितनी सस्टेनेबल है आगे आने वाले समय के लिए, और आगे किस तरह के एक्सपेंशन प्लान होंगे हैं आपके? ग्रोथ आउटलुक तो काफ़ी सस्टेनेबल है सर, बिकॉज जो हम सेगमेंट्स में हैं थोड़े हाई बैरियर्स टू एंट्री हैं, ये बड़े हाई डोज इंजेक्टेबल्स होते हैं, तो इवन इंटरमीडिएट स्टेज पे काफ़ी एंट्री बैरियर्स होते हैं। एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन की जैसे बात करें तो हमने 2018 से लेकर 2022 में 4 गुना अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, 230 KL से 1000 KL तक। एंड अगले 2 साल में हम लोग 50% मोर कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है, एंड इंटरनल अक्रूवल से हम ये फंड करेंगे। जी जी सर, अगर बात करें तो 1-2 साल में आपके एबिटा मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आया है, तो फिर उसके मेन वजह क्या थे? क्या जो थे ब्लैक स्वान इवेंट्स हैं वही मेन रीजन थे, या फिर कुछ कंपनी में इंटरनल रीजंस भी थे? मेजरली तो यही है, आप देखेंगे जो पिछले साल पूरे केमिकल सेक्टर में ये इम्पैक्ट आया था, फिर रेट प्राइसेस बढ़ गई थी। Q1 FY24 देखे तो हमने ट्रेंड रिवर्सल देखा है, एंड तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारी इंडस्ट्री के लिए। चलिए सर, अब चूंकि अब तमाम बातें तो हो गई हैं, एक सवाल बहुत सारे लोगों की तरफ से, जो हमारे दर्शक होते हैं उनकी तरफ से रहता है कि ये ज़रूर पूछ लीजिए कि मतलब जो प्राइस बैंड रखा गया है वो कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा लगता है कई बार। तो निवेशक की तरफ से मैं चाहूँगा, दर्शकों की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी, हालांकि आप करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें, सिंह साहब और अरोड़ा साहब दोनों लोगों से एक एक करके। सिंह साहब। जी, देखिए, ऐसा है कि अब ये तो एक डिबेट हमेशा चल सकती है कि प्राइस बैंड सही है कि नहीं, लेकिन अगर आप देखें तो आपको कोई भी हमारा लिस्टेड पेयर नहीं मिलेगा। हाई एंट्री बैरियर सेगमेंट में है, नीश सेगमेंट्स में है, मेडटेक में है, जो हमारा हाई इंटेंसिटी स्वीटनर सेगमेंट भी है वो FMCG ओरिएंटेड है, बड़ी ब्लू चिप हमारी क्लाइंटेल है, बेवरेज इंडस्ट्री को हम सप्लाई करते हैं। हमारा जो PI वर्टिकल है वो भी सब इनोवेटर ड्रिवन है। तो हम लोग मतलब जो
पैटर्न प्रोटेक्टेड स्पेस है या जो नॉन जेनोसाइज स्पेस है उसमें हम ऑपरेट करते हैं। यूएसएफडी अप्रूवल है हमारी फैसिलिटी के पास, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी मानी जाती है। हमारे जो केपीआईज हैं वो आप देख ही रहे हैं कि मैंने EBITDA margins north of 30%, ROCE north of 30%, return on net worth north of 24%, growth CAGR, revenue CAGR north of 20%। तो मेरी समझ में तो काफ़ी कुछ हमने अपने साथियों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए टेबल पे छोड़ा हुआ है। चलिए ठीक है, इस पर जो है पूछ लेंगे, अभी हमारे साथ एक्सपर्ट भी जुड़ने वाले हैं। आपकी टिप्पणी सिंह साहब। और शाहरुख, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मेरा चलिए आपने इसके बारे में ग्रोथ को लेकर क्वेश्चन है। अभी अगर बात करें तो आपका मीडिया इंटरमीडिएट्स में ज़्यादा बड़ा शेयर है, लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें तो सेंसिटिव स्वीटनर्स में ज़्यादा तेजी से ग्रोथ नजर आई है। तो आगे जाके आप इन दोनों सेगमेंट्स में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स किसके ज़्यादा अच्छे देखते हैं? तो देखिए, ऐसा है कि हाई इंटेंसिटी स्वीटनर में हमारी कंपनी बहुत बहुत समय से है और हमने कुछ बड़े क्लाइंट्स ऐड कर लिए और कुछ ऐसे मल्टीनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हमारा वॉलेट शेयर बढ़ गया। तो इन 3 सालों में हमारी ग्रोथ जो है वो 30% के ऊपर हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स में आई है और ये ग्रोथ कंट्रास्ट मीडिया से ज़्यादा है। लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो कंट्रास्ट मीडिया में बहुत डीप है और बहुत से प्रोडक्ट्स हमारे जो नई पाइपलाइन है वो किकिंग होगी। और एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन प्ले भी होता है। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मतलब कि हम ऐसे इंटरमीडिएट सप्लाई करें जो फाइनल एपीआई के और नज़दीक हों, जिनसे क्वांटम जंप वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में आता है। तो आई थिंक कंट्रास्ट मीडिया हमारा एक ये समझ लें कि एकदम स्टार वर्टिकल होगा और ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। जी, आखिरी टिप्पणी आपकी तरफ से सर, चूंकि प्राइस बैंड को लेकर कुछ बातें चल रही थी और मैं चाह रहा था कि अरोड़ा साहब की भी आखिरी टिप्पणी आ जाए और उसके बाद से फिर हम इस सेगमेंट में आगे बढ़ें। जी नहीं, जैसे हमने कहा कि थोड़े सेगमेंट्स यूनिक हैं एंड अभी हम जो डाइल्यूशन कर रहे हैं सिर्फ 14% का कर रहे हैं। जी हम आईपीओ में इसलिए आ रहे हैं ताकि हमें विजिबिलिटी चाहिए, राइट टैलेंट अट्रैक्ट करना है, यही मेजर रीज़न है। कंपनी 50 साल पुरानी है, लेगेसी बिजनेस है, डेट फ्री है। तो आइडिया इज टू डेमोन्स्ट्रेट दिस ग्रोथ एंड ग्रेट विजिबिलिटी। हमारी तरफ से महिनाइन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए और उम्मीद करते हैं जब लिस्टिंग होगी तो निवेशकों को भी अच्छे रिटर्न मिले, आप लोगों के चेहरे पर भी ऐसे ही मुस्कुराहट बनी रहे और आप फिर से हमें समय दें और फिर आपसे और डिटेल में बातचीत होगी, क्योंकि अभी आप भी एक बंधे हुए हैं थोड़े से DRHP की वजह से, तो आपसे और खुल के बात होगी सर। लिस्टिंग के बाद मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद, बहुत बहुत। चलिए, लेकिन हमारे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी मौजूद हैं। आईपीओ बाजार पे उनकी बड़ी पैनी निगाह रहती है और आप सबके मन में इस समय जो है यही चल रहा होगा। चलिए, मैनेजमेंट को तो सुन लिया, लेकिन आईपीओ में पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। अरुण जी, आपने मैनेजमेंट को सुना सर, आप कैसे देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस आईपीओ को और वैल्यूएशन को कितना आप आकर्षक मान रहे हैं? विपुल जी, 3 चीज कहूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है जहां तक इसके प्रोडक्ट लाइंस का सवाल है। कंट्रास्ट मीडिया एक बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है हेल्थ केयर में और जो शायद निवेशक नहीं जानते हो, जब आप सीटी स्कैन या MRI स्कैन कराने जाते हैं और जो इमेजिंग और पिक्चर आपकी निकलती है, आपको एक डार्क कंट्रास्ट फ्लूइड दिखता है जिससे वो मालूम पड़ता है कि कहीं पे कोई ब्लॉकेज है, कोई तकलीफ है। ये है इमेजिंग का ये जो केमिकल बनाती है कंट्रास्ट मीडिया कंपनी। भारत में एक, जैसे कहते हैं, एक प्रोमिनेंट प्लेयर है ये और लार्जेस्ट प्लेयर है कंट्रास्ट मीडिया का इंडिया में। विश्व भर में जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं और जिनका मार्केट शेयर 75% से ज्यादा है, उनको ये माल देती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है और इन्होंने मुझे रोड शो में एक बहुत अच्छी चीज कही थी कि आप जब सुबह उठकर गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते समय जो आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, प्राय करके सभी टूथपेस्ट में इनका स्वीटनर जाता है। तो काफी, जिसे कहते हैं, संभली हुई कंपनी है और अच्छा एक इसमें मुझे लगता है कि कंपनी का प्रदर्शन होगा। दूसरा जो आप सवाल उठाते हो कि इसकी वैल्यूएशन क्या है, तो करीब 35-36 के पी मल्टीपल के ऊपर में मार्च 23 के तिमाही पर ये कंपनी आ रही है। एक अच्छी स्कोप ऑफर कर रही है इन्वेस्टर को कमाने का। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये पूरा का पूरा पैसा
प्रमोटर को जाएगा, ओएफएस है, इसीलिए डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्ट ऑफ इशू नहीं होती। लेकिन कंपनी में कंटिन्यूअस कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है। 18 से 23 में 4 गुना हुआ और अब मेरे हिसाब से आने वाले जो 2 से 3 साल है उसमें भी 2, 2.5, 3 गुना एक्सपेंशन और होगा। तो ऊपर वाले का नाम लीजिए, अप्लाई कीजिए और लिस्टिंग गेन का लाभ लीजिए। इसे सर ये भी जानना चाहेंगे कि लिस्टिंग गेन का लाभ तो बिल्कुल लिया जाएगा जो तमाम लोग होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? क्या सेकेंडरी मार्केट में एंट्री करनी चाहिए या अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं? आपको लग रहा है कि नहीं सस्ती मिल रही कंपनी? सर आज ही अगर आप अप्लाई करते हो और लिस्टिंग गेन का लाभ नहीं लेते और कंटिन्यू रहते हो और बाजार में लिस्टिंग के बाद में जैसे आज का माहौल है, बाजार थोड़ा पिछले 2 दिन में गिरा हुआ है, हर शेयर के दाम कीमत में कमी हुई है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। मेरे ख्याल से ये एक कंपनी लंबे रेस का घोड़ा है। लंबी रेस का घोड़ा है। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई कीजिए आप, अगर आपको लंबी अवधि का नज़रिया है तो भी अप्लाई कीजिए आप। और अभी तक जो 12:15 तक के आंकड़े जो से शौर्य ने बताया कि देख रहे थे कि वहाँ पे अब सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो करीब 54 रुपये के आसपास चल रहा है। एक बार ज़रा जो ब्रोकर्स किराया है वो भी दिखा दीजिए। ज़्यादातर ब्रोकर्स ने जो है, चाहे वो स्टॉक बॉक्स हो, सब्सक्राइब की सलाह दी गई है। रिलायंस सिक्योरिटीज़ की तरफ से सब्सक्राइब की सलाह है, आनंद राठी की तरफ से सब्सक्राइब की सलाह है, जियोजीत की तरफ से भी सब्सक्राइब करने की ही सलाह दी गई है। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। शौर्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे आईपीओ पर विस्तारपूर्वक बातचीत करने के लिए। और लब्बोलू आप निचोड़ जो आज की हम लोगों की बातचीत का मैनेजमेंट के साथ भी हमने बातचीत की, तो ये निकला है कि आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिस्टिंग गेन के लिए और लंबी अवधि के लिए दोनों सेगमेंट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल वाह क्या आईपीओ है के सेगमेंट में इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।